सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो। सो अभी कुछ टाइम पहले ही सीए फाउंडेशन के मई 26 के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो बहुत सारे मई 26 के जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे को ये भी पूछ रहे थे कि भाई इस बार के पेपर रिव्यूज दे दो आप। और साथ में जो सेप्टेम्बर 26 के अंदर जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो उनके सेप्टेम्बर 26 के अंदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो वो ये बोल रहे थे कि हम मई 26 के एग्जाम से क्या लर्निंग ले सकते हैं, जिससे कि हम वो सारे पॉइंट्स यदि हम हमारी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या एग्जाम्स टाइम पर यदि फॉलो करते हैं तो हम कुछ जो भी कोई गलतियां होती है वो उनको मिटिगेट कर पाए। और साथ में है ना, हम हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए, और जो भी हमारे को लर्निंग लेनी चाहिए मई 26 के एग्जाम से वो हम ले सके। हमारे जो एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और जिससे हमारे एग्जाम्स बहुत अच्छे से दें और अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इस बार के जितने भी आगे जो 4 पेपर होते हैं, पेपर 1 2 3 4, उसका रिव्यू करते हैं कि किस तरीके के पेपर आए थे और उन पेपर से किस तरीके का पैटर्न रहा है इस बार। उस पैटर्न से अपन अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले हैं सितंबर 26 के, उसके रिगार्डिंग अपन क्या लर्निंग ले सकते हैं, क्या पॉइंट्स हम फॉलो कर सकते हैं हमारी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जिससे कि आपके जो सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छी जाए, प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और उसका जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो इस बार के अपन पेपर का रिव्यू करते हैं। तो देखो, पेपर नंबर जो 1 था आपका अकाउंट्स का, इस बार अकाउंट्स का जो पेपर था वो एवरेज आया था बट लेंथी कर दिया था। ठीक है, एवरेज मतलब कि इसमें ये रहा था कि पेपर आपका सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। अब वो एवरेज क्वेश्चन नहीं थे, न्यू टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, क्वेश्चंस वही थे जो कि आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर हैं, ठीक है, या आरटीपीएस के अंदर है या एमटीपीएस में आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस आए थे, बस पेपर थोड़ा लेंथी कर दिया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का वो एवरेज पेपर आया था। बिजनेस लो का पेपर काफी बच्चों को ना थोड़ा सा टफ लगा था, ज्यादा टफ नहीं था बट कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा था। बाकी है ना, ये जो पेपर था वो थोड़ा अबो एवरेज आया था। ठीक है, ये थोड़ा सा पेपर अबो एवरेज आया था, साथ में ये पेपर भी थोड़ा सा लेंथी हो गया था। ठीक है, जो बिजनेस लो का जो पेपर है वो अबो एवरेज आया, तो ऐसा नहीं था वो पूरा पेपर काफी ज्यादा टफ आ गया था। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे जो आप कर सकते थे, इजी वाले क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैनेजेबल थे, ज्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान कर रहे थे एग्जाम्स के अंदर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि बिजनेस लो का जो पेपर था वो थोड़ा सा अबो एवरेज आया था और थोड़ा सा लेंथी भी आया था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो इस बार एवरेज आया था। 2 क्वेश्चन इस बार 2 या 3 क्वेश्चन कुछ रॉन्ग आए थे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, थोड़े से ट्रिकी थे, जहां पे जो स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करे होंगे। फिर लास्ट पेपर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर भी इस बार बहुत एवरेज आया। ठीक है, बहुत एवरेज आया। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे और 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे तो जो बच्चों को थोड़ा परेशान कर सकते थे। बाकी मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर भी बहुत ज्यादा एवरेज आया था। ठीक है, तो ओवरऑल अपन ये मान सकते हैं कि जिन भी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स ने दिए वो काफी खुश रहे होंगे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं आया था, न्यू फ्रेम क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, मैनेजेबल एग्जाम पेपर आए हैं बिल्कुल। और इस बार के जो सीए फाउंडेशन के जो पेपर्स थे उसके अंदर बिजनेस ओ के अंदर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश करी है कि थोड़ा सा अबो एवरेज पेपर करके दिया और साथ में उसको लेंथी पेपर भी कर दिया। तो वो 3 घंटे के अंदर वो पेपर को मैनेज करना अपने आप के अंदर थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो गया होगा। बट ओवरऑल यदि अपन बात करते हैं मई 26 के एग्जाम्स की, तो इस बार के पेपर है ना काफी सही आए हैं एज कम्पेयर टू जनवरी 26 या पिछले अटेम्प्ट्स के कंपेरिजन के अंदर। तो इस तरीके का पेपर रिव्यू रहता है जो अभी मई 26 के अंदर हुए हैं। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि क्या क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए हमें, जिससे कि हम वो पॉइंट्स फॉलो करें यदि हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो यदि सितंबर 26 के अंदर जो भी है ना स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनका फर्स्ट टाइम के अंदर या जो भी अटेम्प्ट है आपका सितंबर 26 के अंदर वो आराम से क्लियर हो जाए। तो देखो क्या 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 लर्निंग्स रहने वाली है हमारे पास। तो अब अपन देखते हैं लर्निंग्स जो कि अपन सितंबर 26 के एग्जाम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, मई 26 पेपर्स को देखकर, उनका रिव्यू देखकर। ठीक है, तो वो सारे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके ना राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। राइटिंग प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और स्पेशली कौन से सब्जेक्ट में, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमने ना हमारे अकाउंट्स के अंदर जो क्वेश्चन थे वो रफली सोल्व कर लिए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बट एग्जाम टाइम पर हम जब हाथ चला रहे थे तो हमें प्रॉपर पैटर्न के साथ में, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, या फर्स्ट टाइम लिख रहे थे या बहुत मतलब प्रैक्टिस के बिना लिख रहे थे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो ये वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड लॉ के अंदर भी बहुत से बार ऐसा होता है जो आप आंसर लिखना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप लिख तो देते हो, ठीक है, बट आपका लिखने का जो तरीका, आपकी जो आंसर है, आपकी जो लैंग्वेज है वो आईसीआई का स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाता। आप है ना कीवर्ड नहीं लिखते, की लाइन से नहीं लिखते, इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसलिए क्या होता है कि आप बिजनेस लॉ के अंदर जितने नंबर आप एक्सपेक्ट करते हो ना उससे कम आ जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको पेपर नंबर 1 जो अकाउंट्स का रहता है, पेपर नंबर 2 जो कि आपको बिजनेस लॉ का रहता है, इसके अंदर आपको स्पेशली ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बिजनेस लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, जैसे भी कोई चैप्टर खत्म हुआ तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट देख लो और 2 क्वेश्चन केस स्टडी वाले देख लो, जो भी आपको इंपोर्टेंट
लगते हैं। तो एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आप राइट करके देख लो, उसके बाद में राइट करने के बाद में उसको सजेस्टेड आंसर जो भी है आपके पास में उससे कंपेयर कर लो। जहां पर भी आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, वो पॉइंट्स लिख लो और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो पॉइंट्स इंप्रूव कर लेना। तो इस तरीके से यदि आप करते जाते हो तो हर एक चैप्टर से यदि आप 4-4 क्वेश्चन भी करते हो, 2 डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, 2 केस स्टडी के हो गए, तो इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आपकी जो आंसर्स आप जब एग्जाम पेपर में लिखोगे तो उसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। सेम चीज आप है ना अकाउंट के पेपर में कर सकते हो। अकाउंट्स की प्रिपरेशन में भी आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे आपने बिजनेस लॉ में करा कि 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो उसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और उसको एक प्रॉपर पैटर्न के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप क्या करोगे देख लो, राइट करके देख लो। इससे क्या हुआ कि आगे बिजनेस लॉ और अकाउंट्स के अंदर एक बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, ये वाली जो एडवाइस है वो नहीं फॉलो करते। ठीक है, वो सोचते हैं कि हम टेस्ट देंगे पर देते नहीं है। और सबसे बड़ा मेन रीजन यही है सीए फाउंडेशन के अंदर या बाकी एग्जाम्स के अंदर फेल होने का कि आप लोग है ना मॉक टेस्ट नहीं देते, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं देते। फुल जो स्टूडेंट जितने ज्यादा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देगा ना उसके उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पास होने के। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत अच्छे कंसेप्ट तक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज से पढ़ते हैं, बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। ठीक है, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते और राइटिंग प्रैक्टिस करते भी हैं तो है ना खुद का मॉक टेस्ट नहीं देते। और मॉक टेस्ट एक मेजर रीजन है जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट मेजरली फेल होते हैं। तो आपको क्या करना है, फुल जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, कितने देना, तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है ई सब्जेक्ट। इससे ज्यादा दे सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट इससे कम मत देना। मिनिमम 2 पर सब्जेक्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। यदि आप देते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं कि पेपर काफी इजी आया था, जैसे इस बार के पेपर आए थे बट लेंथी आए थे। अब लेंथी पेपर आए तो आप इंस्टीट्यूट को कंप्लेन थोड़ी ना करोगे पेपर आपने लेंथी कैसे दे दिया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि टेस्ट लिखना स्टार्ट करोगे ना, जब टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि आपको 3 घंटे के अंदर ही पूरा पेपर करना है। अब चाहे वो कितना भी बड़ा हो तो आपके हाथ बहुत स्पीडली चलेंगे, आपको एक तरीके की कैलकुलेशन मिल जाएगी कि इतना बड़ा पेपर में को इतने कम टाइम में कैसे करना है। तो ये वाला जो आइडिया है, इस तरीके का जो टाइम मैनेजमेंट है वो कौन सा पॉइंट सिखाएगा कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो वही चीज आपको ये पॉइंट सिखाने वाली है। तो जब इस तरीके की आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के अंदर है ना कितना भी लेंथी पेपर आ जाए आप एबल होगे कि 3 घंटे के अंदर कितना भी बड़ा पेपर आ जाए आप उसको करने के लिए एबल पाओगे और आपके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो बच्चे बोलते हैं ना कि पेपर इजी आया था बट काफी लेंथी आया था इसके कारण हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में मैंने ऊपर आपको बताया कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। इससे आप खुद इवेल्युएट भी कर पाओगे कि आप जो लिखते हो, जो आंसर सोच रहे हो, जो लिख रहे हो वो सही भी है या नहीं है या आपको कहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देने ही देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है मिनिमम 1 और मोर देन 1 पेपर विल कम टफ और अबव एवरेज। ये मान के चलना कि आपके पेपर के अंदर जो 4 पेपर होते हैं, आपके एग्जाम्स के अंदर 4 पेपर होते हैं, अकाउंट्स का, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ में बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो उसमें से एक पेपर तो ऐसा आने वाला है जो थोड़ा सा टफ आएगा या अबव एवरेज आएगा मिनिमम लेवल पर। और आईसीए का मोड चेंज हुआ ना तो वो एक से ज्यादा पेपर भी टफ दे सकते हैं। तो इस तरीके का यदि आप माइंडसेट पहले से रखोगे ना तो आपको एग्जाम में शौक नहीं लगेगा। आपको यदि पता है कि एक पेपर तो टफ आएगा तो आप मेंटली इस चीज के रिगार्डिंग प्रिपेयर हो तो आप ना एग्जाम में उसी तरीके से परफॉर्म करोगे। अदरवाइज आपने सोचा कि पेपर तो ठीक ठाक आएंगे अपन कर लेंगे मैंने, और एकदम से टफ पेपर दिख गया या वो अबव एवरेज पेपर दिख गया तो आप एक बार के लिए ना पोज हो जाओगे, आप एक बार के लिए स्टक हो जाओगे और वहां पे टाइम वेस्ट भी होगा और आपका जो माइंडसेट होगा पेपर के रिगार्डिंग वो खराब हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है, आपको टाइम वेस्ट भी हो सकता है और जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आप अच्छे से 100% परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद का माइंडसेट इस तरीके से रखना कि आपको ये समझना है कि इस बार के जो पेपर होंगे हमारे सितंबर 26 में, उसमें मिनिमम एक पेपर तो टफ आएगा ही आएगा और आईसीए का मोड चेंज हुआ एक से ज्यादा पेपर भी टफ आ सकते हैं या अबव एवरेज आ सकते हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट आप पहले ही रखना। ठीक है, और बहुत बार है ना क्या होता है कि अभी आईसीए का एक ट्रेंड चला है कि आईसीए क्या करता है कि जितने भी न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होते हैं या कुछ न्यू एडजस्टमेंट होते हैं वो डायरेक्ट हमने एग्जाम से अंदर पूछ लेता है। ठीक है, ना आरटीपी में आएंगे, ना एमटीपी में आएंगे, ना आईसीए मॉड्यूल के अंदर होंगे, डायरेक्ट हमारे को कहाँ पे मिलता है, हमारे को हमारे एग्जाम पेपर में नए टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं या नए टाइप के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। तो इसके लिए ना 2 एडवाइस देना चाहूंगा। देखो, एक तो है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और एक एग्जाम टाइम पे। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तो आप क्या कर सकते हो, जब भी जितने भी जो आरटीपीज होती है ना, रिसेंट आरटीपी 3-4 अटेम्प्ट की, वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं आरटीपीज के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व करो। क्योंकि आरटीपीज के अंदर है ना इंस्टीट्यूट ट्राई करता है, जब भी इंस्टीट्यूट आरटीपी के अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है तो वो न्यू टाइप के क्वेश्चन डालने की ट्राई करता है। तो इसमें क्या होगा कि आपने आरटीपी सोल्व करी है तो मे भी आपको कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो आपने पहले आरटीपी में सोल्व कर रखे और वही वैसे क्वेश्चन दिख जाए तो आप उसको करने के लिए एबल हो पाओगे। ठीक है, और
कभी कभार ऐसे क्वेश्चन न्यू टाइप क्वेश्चन ऐसे आ गई है, कोई न्यू एडजस्टमेंट आ गया जो कि आपकी कभी आपने पढ़ा नहीं है, तो वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको पहले तो पेशेंस रखना है और पेशेंस रख के पॉजिटिव होकर आपको ना बेसिकली उसके अंदर जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन है, जिस भी चैप्टर का वो क्वेश्चन आया है इस बार, तो उसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करना है। जितना ज्यादा आप इतना पॉसिबल हो सकता है ना कि बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर दे या उस एडजस्टमेंट को क्रैक कर पाए, तो उस मतलब वो ट्राई करना है। इतना ही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं ट्राई कर पाओगे। तो जब भी न्यू एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आए, न्यू टाइप के क्वेश्चन आए, तो उसके लिए आप 2 ही टिप फॉलो कर सकते हो। क्या? एक तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आरटीपीस की जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सकते हो वो करो, और साथ के अंदर एग्जाम टाइम पे आपको कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिल गया, कोई नया एडजस्टमेंट मिल गया, तो आपको यही करना है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उस चैप्टर के या उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको अप्लाई करना है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है, और उस अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ठीक है। एंड लास्ट लर्निंग आती है हमारे पास में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं। तो एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि ए और बी कैटेगरी में तो ऐसे टॉपिक के चैप्टर रहते हैं जो थोड़े से इजी रहते हैं, जो थोड़े से स्कोरिंग होते हैं, और सी कैटेगरी में कौन से रहते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं या थोड़े अबो एवरेज टॉपिक्स होते हैं, या मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज से नहीं आते वो क्वेश्चन, मतलब अनएक्सपेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत कम वहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ए और बी कैटेगरी अच्छे से कर लेते हैं, सी कैटेगरी छोड़ देते हैं या ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो देखो, मैं एज एजुकेटर यदि आप मेरे से पूछोगे कि एबीसी एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको एबीसी एनालिसिस को फॉलो नहीं करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट एबीसी एनालिसिस को फॉलो नहीं करता है, 100% सिलेबस करता है, वो वेरी गुड है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है। वो उसके लिए एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कहाँ से भी कोई से भी चैप्टर से आ जाए, वो उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए एबल हो पाएगा। बट एज ए मेंटोर यदि मेरे को ये बात पूछते हो कि एबीसी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि बहुत बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स लेट क्लासेस स्टार्ट करते हैं और इसके कारण क्या होता है, उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, एबीसी एनालिसिस थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आप ए और बी कैटेगरी को बहुत अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि जो भी आपके प्रायोरिटी क्वेश्चन है, प्रायोरिटी टॉपिक है, प्रायोरिटी चैप्टर्स ए एंड बी कैटेगरी के, वो इतने अच्छे से कर लो लाइक वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको करने के लिए एबल हो सको। मतलब वहां से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वहां पे आपके 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, इतने अच्छे से कर लो जिससे कि आपको पास होने का काम मतलब आराम से हो जाए। और जो सी कैटेगरी के जो चैप्टर्स है, टॉपिक्स है ना, उनके लिए आप पहले ही माइंड सेट रखो कि ये वाले चैप्टर्स है ना मुझे एग्जाम पेपर में दिखेंगे, बट मुझे इनको देखकर पैनिक नहीं होना। मुझे क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने ए और बी कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट कर रखे थे, जो मैंने अच्छे से कर रखे थे ना, वो मुझे करने हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप ए और बी कैटेगरी करके चल जाओगे, सी कैटेगरी क्वेश्चन दिखते ही ना आप पैनिक करोगे, यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं। अब जब आपने करे ही नहीं है जो टॉपिक या चैप्टर, वो आप कैसे कर सकते हो एग्जाम पेपर में? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी कुछ टिप्स थी जो आप फॉलो कर सकते हो आपकी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एग्जाम टाइम पे। बाकी आपको सी फाउंडेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है तो आप है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।